बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। 27वीं यानी तरमीम काबीना ने मंजूरी दे दी, फिर उसके बाद सेनेट में पेश भी कर दी गई और फिर सेनेट कमेटी की जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है, उसके सुपुर्द कर दिया गया है। वहाँ बहस हो रही है, फिर वोटिंग के लिए पेश होगी। 27वीं यानी तरमीम का मैंने बड़ी बारीक बिन्नी के साथ जायज़ा लिया है। एक तो वही है ना कि फील्ड मार्शल वाला जो 243 है, मसला अफवाज वाला वो हो गया, आईनी अदालत बन रही है वो हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ उन पे। एक तो वो जो बागी जज है ना, उनसे जान छुड़ाने के जनाब कई एक रास्ते जो हैं इस तरमीम में, वो जनाब दिए गए हैं। इसके अलावा जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये जनाब अब कभी जेल नहीं जा सकते। ये तरमीम कह रही है, ये मैं आगे जाके बताता हूँ। इवन ये कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं, हमारे आसिम मुनीर साहब, वो भी कभी जेल नहीं जा सकते। ये कहाँ लिखा है इस तरमीम में, वो हम आपको दिखाएँगे भी, बताएँगे भी। पहले आइन का मुतल्लिका आर्टिकल क्या कहता था, अब इन्होंने उसमें क्या तब्दीली कर दी है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो जज्जों वाला मामला है ना, जज्जों का तो जनाब इन्होंने वो जो थोड़ी-सी चूँ-चुरा करेगा जज, इनकार करेगा, वो फारिग हो जाएगा नौकरी से। अच्छा, ये पहले यही देख लेते हैं, मोटी-मोटी चीज़ें इसकी देख लेते हैं, उसके बाद इन मौज़ूआत की तरफ मैं आता हूँ, जो मैंने असल में जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जनाब एक वफ़ाक़ी आईनी अदालत जो है, वो तश्कील दी जा रही है। तरमीम में जो तजवीज़ किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम को अगर हम देखें, तो जनाब जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है ना, वो होगी अब वफ़ाक़ी जो ये अदालत बनाई है इन्होंने, वफ़ाक़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, आईनी अदालत। वो सबसे बड़ी अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। उसमें एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, इसके फैसलों की तमाम अदालतें जो हैं वो पाबंद होंगी, पाबंदी करेंगी। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है, ये उसकी पाबंद नहीं होगी। ये लिख दिया गया है उसमें कि मासवाए यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मासवाए आईनी अदालत, मुल्क भर की अदालतें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद होंगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी अगर, उसके जो फैसले होंगे, वो जो कह रहे हैं कि तमाम अदालतें पाबंद होंगी, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसके फैसलों की पाबंद होगी। और फिर जो बुनियादी हकूक से मुतल्लिका तमाम मुकदमात हैं, वो भी उधर ही जाएँगे, नई जो अदालत बन रही है उसमें। और फिर जो 184 सब आर्टिकल 3 वगैरह था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करके वो भी इधर आ रहा है जनाब इस अदालत में, जो डायरेक्ट हम नहीं ओरिजिनल जुडिक्शन में फाइल करते हैं। फिर जो सदर का एक इख्तियार होता है कि जनाब सदर जो है वो राय मांगता है, एडवाइजरी जुडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी खत्म कर दी गई और वो जाएगी इधर ही, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी आईनी बेंच के पास जो इख्तियारात थे ना, आप सादा लफ्जों में ये समझ लें, वो जो कर रहा था वो इधर अब मुंतकिल हो जाएगा। और फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें भी जो है वो पहला नंबर जो है वो रखा गया है, ये जो इनके चीफ जस्टिस का, जो चीफ जस्टिस हैं, ये क्या नाम है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, वो पहले नंबर पे होंगे। इसका मतलब ये कि हेड करेंगे। और फिर जो जुडिशल कमीशन है जजों के तकर्रुर से मुतल्लक, उसमें जो कहा गया है, उसमें जनाब दोनों चीफ जस्टिस साहबान जो है ना, जो सीनियर होगा ना बतौर चीफ जस्टिस, वो करेगा हेड जुडिशल कमीशन को, जो जजों का तकर्रुर वगैरह नहीं करते। तो उसमें तो अभी यही अफरीदी साहब ही, क्योंकि सीनियर है बतौर चीफ जस्टिस, उनके तकर्रुर जो है वहां से देखना है उन्होंने। अगर वो बराबर हो दोनों की, जो एक ही डेट को दोनों अपॉइंट हुए हों, तो फिर जनाब जो हाई कोर्ट में जो पहले जिसका तकर्रुर हुआ था वो सीनियर समझा जाएगा। ये इस तरह की कुछ तरमीम की। और फिर एक ये भी किया उन्होंने जनाब, एक जो रुकन होंगे हाई 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को वो, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके किसी जज को वो मुकर्रर करेंगे जुडिशल कमीशन का मेंबर। दोनों चीफ जस्टिस ज़बान बाहमी मुशावरत के साथ, अगर इख्तिलाफ हो जाए तो दोनों अपने अपने नाम जो हैं वो भेज देंगे सदर मुमलिकत को, वज़ीर-ए-आज़म ऑन द डिवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सारा कुछ हो रहा था ना। इस तरह की जो इन्होंने ये की हैं। और फिर जहाँ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थे या लफ्ज़ था कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, जो 63A वाली जो नहली वाली अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जानी है, वो लेकिन अब जाएगी उधर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, वहां जाएगी। इस तरह की और बहुत सारी चीजें। फिर सबाई कमीना में इजाफा की मंजूरी भी दे दी गई है, वो जो रेशो होती है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और फिर जो 5 मावनीन खसूसी होते हैं
उनके एडवाइजर जो होते हैं, सॉरी, तो उनको एडवाइजर जो है वो 5 की बजाय 7 जो हैं वो कोई भी वज़ीर आला जो है वो रख सकता है। इस तरह की चीजें हैं। अब आईनी अदालत के जजों का तकर्रर कैसे होना है, चीफ जस्टिस का तकर्रर कैसे होना है। अब जो पहली मरतबा जो पहला बैच है ना जजों का, उसका और जो चीफ जस्टिस हैं उसका जो तकर्रर है, उसका जनाब जो बुनियादी किरदार है उसमें वज़ीर आज़म का है। पहली बात, एक सदर ने अपॉइंट करना होता है ज़ाहिर है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो पहले जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी नामजदगी करेंगे वज़ीर आज़म साहब। वो कोई और प्रोसेस नहीं होगा, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होगी, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं होगा, वो जनाब उसको नामजद कर देंगे। और फिर जो दीगर जजेस, पहला बैच, तो फिर वो जनाब जो ये अदालत है आईनी अदालत, उसके जो चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ वज़ीर आज़म नामजदगी करेंगे और सदर उसकी मंजूरी देंगे। ये होगा, यानी जिसको दिल करेगा, जिसको चाहेंगे, वो चीफ जस्टिस जो है नामजद कर सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस अगर उनकी मर्जी का आ जाता है तो फिर वहां जो जज जाएंगे वो भी उनकी मर्जी के जाएंगे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी लिया जा सकता है इस अदालत में। वो उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया जनाब कौन कौन जा सकते हैं। मौजूदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी वहां लिया जा सकता है। फिर वो हाई कोर्ट में कितनी देर तक वो जज रहा हो उसका भी उन्होंने बता दिया कि उसको भी लिया जा सकता है। ये सारी चीजें, जैसे के आगा का नाम आ रहा है जो कराची के जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, तो उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद उनको भी जनाब वहां ले जाया जा रहा है। और फिर रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 ईयर होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी इधर जा सकेगा, वो रहा हो या हो। ये दोनों सूरतों में इसमें अपॉइंटमेंट हो सकती है उसकी। ये तो है अपॉइंटमेंट का, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही तरीकाकार होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो तकर्रर करेगी चीफ जस्टिस का। अब यहां जनाब आ रहा है खतरनाक एक मरहला, जो मैं कह रहा हूं कि जनाब जो भी थोड़ी सी जज जो है कि फेंकी करेगा वो घर जाएगा, जो इनकारी होगा। तो ये जनाब जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो 3 सीनियर 3 जजों में से किया जाता है। और मखसूस और खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसके लिए तश्कील दी जाती है। उस कमेटी में जो खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें उसके 12 अरकान हैं, और उसमें 8 जो हैं वो कौमी समिति से लिए जाते हैं और 4 जो हैं वो सेनेट से लिए जाते हैं, और आधे आधे हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार से आधे आधे लोग लिए जाते हैं। तो वो कमेटी जनाब वो है वो चीफ जस्टिस का तकर्रर करती है सुप्रीम कोर्ट के। अब ये जो आईनी अदालत बनी है इसके चीफ जस्टिस का तकर्रर भी आइंदा, पहली बार तो वज़ीर आज़म करेंगे, आइंदा जो है वो कमेटी करेगी। अब इसमें जो खतरनाक चीज आ रही है ना, जो तरमीम की गई है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, वो ये है कि जनाब पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती थी और देखती थी जनाब 3 सीनियर 3 जजों का नाम लिया, देखा जनाब अगर उनमें से एक ओके कर दिया, ठीक है जनाब, जैसे यही अफरीदी साहब हो गए थे, तो बस काम खत्म। अगर वो जो जिसको वो नामजद करती है वो इनकार कर देता है, तो फिर उसके बाद या फिर वो देखती है कि जनाब एक इनकार कर देता है, बाकी जो है वो इस अहल नहीं है, ये समझा जाता है कि जनाब इनको नहीं मुकर्रर किया जा सकता, तो फिर उसके बाद वाले 3 जो नाम है ना सीनियर 3 जज, ऐसे उस वक्त तक जब तक के जो पार्लियामेंट्री कमेटी से ये बंदा फिट है और वो कबूल भी कर लेता वो, उस वक्त तक वो काम चलता रहना था। अब जो हम आपको फिर एक दफा दिखा रहे हैं, इस ये क्या कहता है? ये तो ये कहता है कि जनाब जो ये आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे काम करेगी। अगर फर्ज करें किसी बंदे को, वो 3 में से एक बंदे को नामजद कर देते हैं और बंदा जनाब अपनी तरफ से बड़ा जनाब पुराने आइन पे चलने वाला है, वो कहते हैं ना मैं तो चीफ जस्टिस नहीं लगना, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब ना सिर्फ वो बल्कि उसके साथ जो बंदा कंसिडर किया गया चीफ जस्टिस के लिए लेकिन उसे उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, उसके बाद वो दोनों रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे। ये इसमें एक नई चीज जो है ये आई है। और फिर वो जो हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर वाला मामला है उसमें भी जो 200 है आर्टिकल, उसमें जो तरमीम की गई है कि जनाब ये सदर जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर कर सकेंगे, और सीनियरिटी उसकी होगी जिस दिन वो पहले वाली हाई कोर्ट में अपॉइंट हुआ था, हल उठाया था जिस दिन, उस दिन से जनाब उसकी वो सीनियरिटी का तयन उस तरह होगा जैसे सरफराज डोगर साहब का होगा। और फिर और जो उसमें बात है कि जनाब अगर किसी जज को जुडिशियल कमीशन जो है, ये जुडिशियल कमीशन की सिफारिश पे होगा,
अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को कहता है कि जनाब आप इस्लामाबाद से चले जाएं जनाब कराची, हो सकता है कोई खतून जज है वो कराची जाना चाहती हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, अगर कोई ना जाना चाहता वो इनकार कर दे तो वो भी रिटायर्ड सबर, वो भी गया, घर चला गया। जो मैंने कहा ना जनाब ये जो हैंकी फेंकी वाले मामले हैं, अनकारी जो जज हैं उनको घर भेजने का ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और ये भी हो सकता है कि जनाब अगर किसी जज को वो कहें कि जनाब आप जाके, फर्ज करेंगे मीनुद्दीन खान साहब हैं, वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं इस अदालत के, और मंसूर अली शाह साहब को जनाब ये कहा जाता है, वज़ीर आज़म नामजद करता है कि जनाब आप, यानी वो हलफ उठा लेंगे ना, फिर उनकी मुशावरत के साथ वो कहते हैं जनाब जो मुनीब अख्तर साहब या जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो जनाब आप वहां आ जाए जनाब उस अदालत में, ये जो आईनी अदालत है, और वो इनकार कर दें, फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर भी वही सूरत हाल होगी। ठीक है जनाब, नहीं देना सी अपनी पेंशन लवो तो घर न जाओ। ये एक तो ये खतरनाक चीज हो गई। वो तो मैंने पहले अर्ज कर ही दिया शायद कि जनाब जो इस वक्त आईनी बेंच के पास इख्तियारात है ना, केसों की सुनवाई के हवाले से या एडवाइजरी जुडिशल के हवाले से या ओरिजिनल जुडिशल के हवाले से, वो तमाम इख्तियारात जो हैं ये इस आईनी अदालत को ये हासिल होंगे। और फिर जो 26वीं आईनी तरमीम वाला केस चल रहा है, 27 में अगर मंजूर हो जाती है तो फिर जनाब वो तो गैर मौसर होगी ना, वो जो पिटिशनें हैं, दरखास्तें हैं, वो तो गैर मौसर हो जाएंगी कि जनाब अब तो मामला ही बदल गया है और इधर उधर हो गया मामला। तो बहरहाल एक और चीज जो है इसमें, वो जो मैं अर्ज कर रहा था जनाब 243 में तरमीम वाली, तो ये खबरें तो पहले आना शुरू हो गई थी कि जनाब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसमें अब ये है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है ना, वो खत्म कर दिया गया है, जिसके सार शमशाद मिर्जा साहब जो हैं वो हेड हैं, चेयरमैन है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो है ना, अब उसकी जगह एक नया जो है वो ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है, और वो जनाब वो कहते हैं 27 नवंबर को ना, वो उनके रिटायरमेंट की उम्र है, और 27 नवंबर को ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है ना, ये खत्म कर दिया जाएगा। उनकी जगह जो ओहदा लेगा वो होगा जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं उनका वो चीफ होगा ये, और वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उसका तकर्रर होगा। और जो आर्मी चीफ है, ये कैसी बात है, एडवाइस करेंगे वज़ीर आज़म और सदर जो है वो तकर्रर करेंगे, लेकिन वो एडवाइस किसकी करेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो सिफारिश करेंगे जनाब इसको आप लगा दें चीफ। इससे पहले जो है ये रोटेटरी भी एक दौर में रहा है। नेवी के जो चीफ थे वो भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे हैं, एयरफोर्स के भी रहे हैं। फिर मुशर्रफ के दौर में जनाब मुशर्रफ ने रोड़ा शोला डाल लिया था, और फिर जनाब उसके बाद ये हमेशा बर्री फौज से ये जो चेयरमैन आते रहे हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। तो अब जनाब उसकी जगह जनाब ये फोर्सेस, अब ये जो समझ रहे हैं लोग जनाब ये फोर्सेस वाला जो चीफ लगा दिया गया है, शायद ये तीनों मतलब इंतजामी हेड भी होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो पता चले ऑपरेशनल चीफ होंगे उनके। आम हालात में वो जो चीफ होंगे, नेवल चीफ या एयरफोर्स चीफ, वो उसी तरह उनके वही इख्तियारात हैं। लेकिन खास हालात में जो ऑपरेशन की जब जरूरत पड़ती है, ऑपरेशनल चीफ के तौर पे ये जो नए चीफ होंगे फोर्सेस के, वो जो हैं डिफेंस फोर्सेस के, वो काम करेंगे। और फिर एक और चीज इसमें जो रखी गई है कि जो फील्ड मार्शल को तफज़ दे दी गई, वैसे तो पहले भी यही है कि जो फील्ड मार्शल है ये एक रैंक है, आला बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जर्नैल के लिए उसको फील्ड मार्शल, पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल्स हैं। भारत में तो रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। ये ताहयात होता है, और ताहयात वो वर्दी भी पहन सकता है, तकरीबात में भी आता जाता है, ये तयशुदा बात है। लेकिन 27 में तरमीम में जो फील्ड मार्शल का होता है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया है। अब ये नहीं हो सकता कि जनाब आने वाली हुकूमत जो है वो एक सादा कानून के जरिए ये कहे जनाब ये जिसको फील्ड मार्शल जो मुकर्रर किया गया था या नोटिफिकेशन जो हुआ था इनका फील्ड मार्शल का, आसिम मुनीर साहब की बात कर लें तो जनाब ये नहीं, मैं नहीं मानता, वो मनसूख किया जाता है। वो तो बहुत बड़ी तज़ीक होगी ना। ये हो भी सकता है कोई ऐसा सरफिरा आ जाए जिसपे पागलपन के दौरे पड़ते हो, और वो जाती वो अना का मसला बनाया हुआ उसने, उसका अगर इख्तियार है आके जनाब वो जो फील्ड मार्शल का जनाब कोई फील्ड मार्शल नहीं है, ये एक बात होगी। और दूसरा ये जो फील्ड मार्शल के अलावा ना, ये इन्होंने बता दिया ताहयात होगा, और जो जनाब
और बाद में भी उसकी खिदमत जो है वो ली जा सकती है। खास मकासद के लिए अगर जरूरत है, उनकी समझा जा रहा है, तो जनाब उसकी खिदमत ली जा सकती है। वर्दी वो पहनेंगे और 5 स्टार हैं, वो रैंक लगाओ। ये ओहदा नहीं है, ये रैंक है। और ये ताहियात का मतलब ये नहीं है, ये वजाहत कर भी दी गई है, लेकिन लोग भी अब लगे हुए इस बात पे। इसका मतलब ये नहीं कि बतौर आर्मी चीफ वो अगर जो चीफ बन जाते हैं डिफेंस फोर्सेस के, तो जनाब क्योंकि वो फील्ड मार्शल से रिटायर ही नहीं हो गए, ताहियात जनाब नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। जब उनका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद वो जो है उनका जो ओहदा है वो खत्म हो जाएगा आर्मी चीफ वाला, लेकिन वो रैंक जो है वो बरकरार रहेगा। फील्ड मार्शल वाला एक रैंक है बस, वो ताहजात उनके साथ लगा हुआ और लगा रहना है। अच्छा, इसके अलावा ना जो ये बर्री फौज के फील्ड मार्शल हो गए ना, इन्होंने ये जो एयरफोर्स है उसके लिए भी फील्ड मार्शल के बराबर एक ओहदा जो है वो आइन में लिख दिया है। और नेवल का जो है वो भी फील्ड मार्शल के बराबर एक ओहदा रख दिया। और जो एयरफोर्स का है उसको वो जो नेवी का है उसको कहेंगे एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और जो एयरफोर्स का है उसको कहेंगे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। फील्ड मार्शल तो ये है, ये सारे ताहजात होंगे। अगर कोई जंग में इस तरह का कारनामा अंजाम देता है जिस तरह हाफिज साहब ने दिया, तो उसको भी फील्ड मार्शल बनाएंगे, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो। ये तो होगी ये वाली चीजें। और दूसरी चीजें जो मैंने कहा कि जनाब ये कभी जेल नहीं जा सकते। कौन कौन जेल नहीं जा सकता? ये एक तो ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये जो फील्ड मार्शल वाला मामला है ना, ये जब उनका वो किया हो गया 243, उसमें जनाब इन्होंने एक चीज शामिल कर दी है कि उनको जनाब आइन के आर्टिकल 248 का तफज होगा। अब जो 248 है, दो तरह के उसमें मामला हैं। ये इस्तिस्ना जो है सदर को होता है, वज़ीर आज़म को होता है, वज़रा को होता है, वज़रा आला को होता है, सबाई वज़रा को होता है। ये क्या है? एक तो ये कि जो फ़राइज़ मनसबी की बुनियाद पे उन्हें अदालत में नहीं घसीटा जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इस्तिस्ना होता है, एक बात। और गवर्नर और सदर जो है, ये पहले वाला जो 248 है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यह था कि सदर और गवर्नर के खिलाफ अगर कोई फौजदारी कार्रवाई हो रही है, किसी अदालत में कोई केस चल रहा है, तो वो उसी जगह रुक जाएगा उस वक्त तक जब तक के वो गवर्नर के ओहदे पे या सदर के ओहदे पे कायम है। हाँ, वो सिविल मैटर जो है, सिविल दावे दुए वो हो सकते हैं, लेकिन फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती। उनके किसी मुबैना या उनके अगर कोई मुजरिमाना कोई किसी इकदाम का इल्जाम है, तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता, वो रुका रहेगा, अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। ये पहले था। अब ये पहले वाली अगर मैं देखें 248, इसमें जनाब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती दो सूरतों में। एक ये कि उन्होंने फ़राइज़ मुनसबी के दौरान जो कुछ किया उसकी अदालत जो है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरा वो वाली जो बात है कि जैसे सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, जनाब फौजदारी कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। ये पहले वाले की बात कर रहा हूं। अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो 248 में इस्तिस्ना वाला जो आर्टिकल है उसमें जो तरमीम की जा रही है वो देखें जरा। एक तो जनाब इसमें यह कर दिया गया है कि सदर के खिलाफ ताहियात फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो कोई भी चार्जेस हो उनके खिलाफ। अगर बंदा एक मरतबा सदर बन गया तो उसके खिलाफ मरने तक उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई कोई अदालत नहीं कर सकती, एक बात। हाँ, गवर्नर को यह कहा गया कि गवर्नर जब तक वो ओहदे की मुद्दत पे कायम है, उसी तरह जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो रुकी रहेगी, और जब वो फारिग हो जाएगा ओहदे से तो फिर उसके खिलाफ जो वो कार्रवाई है, फौजदारी कार्रवाई, वो हो सकती है। करप्शन की हो या कुछ और किया हो तो इल्ज़ाम, तो फिर जनाब वो जब तक गवर्नर है वो नहीं कार्रवाई चलेगी, बाद में चलेगी। सदर जो है वो जब सदर है तब भी, और जब तक वो जिंदा है तब भी उसके खिलाफ ये फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, एक बात होगी। फिर इसमें एक और तजवीज़ की गई जो तरमीम, वो ये है, पहले गवर्नर का सुनने कि गवर्नर जब तक अपने ओहदे पे कायम है ना, तो कोई अदालत जो है उनको सजा नहीं सुना सकती, उनको कैद नहीं किया जा सकता, अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती। लेकिन सदर के हवाले से जो बात की गई है कि जब सदर साहब जो है अपने ओहदा से जब फारिग हो जाएंगे ना, घर चले जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करके या जिस भी इम्पीचमेंट के तरीके से जरिए से, जब वो घर जाएंगे तो फिर जनाब
उनके खिलाफ तब भी मरते दम तक ताहयात जो वो गिरफ्तार नहीं किए जा सकते और कैद नहीं किए जा सकते, वो आजाद रहेंगे। सजा हो भी जाए ना उनको, वो रहना आजाद है उन्होंने। यानी कोई अदालत जो है वो उनकी गिरफ्तारी या कैद के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। ये होगी बात। अब यही जो 248 है आर्टिकल, ये इसका जो है उसमें इतलाक होता है फील्ड मार्शल के ऊपर भी, या एयरफोर्स का जो फील्ड मार्शल बनेगा, या फिर नेवल का जो फील्ड मार्शल उसके भी ऊपर भी। और ये तो इनको तो इस फील्ड मार्शल को तो रिटायरमेंट का भी चक्कर नहीं है कि ओहदे के बाद, वो तो ताहयात है। अच्छा, अब इसमें जो वजीर आजम साहब है ना, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी सोचा होगा जनाब उनके जो लोग हैं कि जनाब बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे थे, हम भी धो लें। अगर सदर को इतना बड़ा इस्तेस्ना मिल सकता है तो वजीर आजम साहब को। तो अब वो जो कायमा कमेटी में मामला गया हो ना, वहां जनाब इन्होंने तजवीज दे दी और शामिल करवा दिया है कि सदर की तरह वजीर आजम को भी 248 का इस्तना हो। यानी जैसे सदर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ना अब हो सकती है, ना ओहदा छोड़ने के बाद उन्हें कोई अदालत या जेल भेज सकती है, क्या उन्हें किया जा सकता है। वो कहते हैं जनाब ये वजीर आजम दा जनाब नक वकदा, इन्हों भी पाओ, वो भी पै गया। हुण समझ आई ये की हो रहा इस मुल्क च? अल्लाह रहम करे जनाब, हो सकता। अच्छा, ये जो एक और चीज सर मैं भूल गया था, वो ये कि जो फील्ड मार्शल वो जो उन्होंने 2 तारीख के साथ वो शामिल की है, तो वो एक और भी उसमें है कि उसको इस तरीके से 2 तारीख शरीयत के साथ ना उसको फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो रैंक जो वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे आइन में तरमीम करके नहीं, वो कहते हैं उसके एक इम्पीचमेंट का तरीका होगा। जैसे सदर की इम्पीचमेंट होती है ना, उसके ऊपर इल्जामात लगाए जाएंगे बकायदा कि जनाब ये है, और मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली और सेनेट का, वहां 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होगी। सदर के खिलाफ अगर इम्पीचमेंट होनी हो या माखजा होना हो तो उसमें तो आइन में दिया हुआ है कि जनाब उसका सेहत जो है वो जवाबदेगी हो, दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो और आइन की कोई खुली बड़ी खिलाफ वर्जी की हो उसने, तो फिर जनाब इम्पीचमेंट हो सकती है। तो इसमें शायद मैं भी इसमें भी कुछ चीज़ें शामिल करें कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से फील्ड मार्शल से उनका रैंक जो है वो वापस लिया जा सकता है। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो भी हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। और एक और मैं बात आपको बता दूं, मैं बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि 3 दिन आइंदा 3 दिन जो है मैं वीलॉग नहीं कर सकूंगा, मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, तो पेश की माजरत। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।